आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और यह है एसईओ गैराज सीरीज़ का एक नया एपिसोड। एसईओ गैराज सीरीज़ में हम आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रीजनेबल रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन लाते हैं जिन्हें आप एक्चुअली में फॉलो कर सकते हैं। सवाल आपके होते हैं और जवाब हमारे होते हैं। एसईओ गैराज सीरीज़ को हम वैसे तो हर महीने लाते थे, बट पिछले कुछ महीनों में इसके वीडियोस को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। तो अभी फ़िलहाल आप जो क्वेश्चंस देखेंगे वो कुछ पुराने होंगे जिन लोगों के सवाल मैं पिक कर रहा हूँ। मे बी उन्होंने अभी तक अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉर्ट आउट कर लिया हो, बट आई एम श्योर कि ये बहुत सारे व्यूअर्स की आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर करेंगे। बट अब से हम इस सीरीज़ को रेगुलर करने जा रहे हैं फिर से, और हर महीने कम से कम 2 वीडियोज़ इस सीरीज़ के ज़रूर आएंगे, सेकेंड और फोर्थ वीकेंड पर। सो अगर आप भी अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा amittiwari.net/seo-garage URL पर, और यहाँ पर जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स को अटैच कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं और URL वगैरह को भी दे सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहेगी, एक चेक बॉक्स है वहाँ पर छोटा सा, उसे अगर आप टिक कर देते हैं तो हम आपके URL को, आपकी इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर करेंगे, बट आपके सवाल को ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आप तक हमारे जवाब पहुँच सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को दूसरे लोग भी देखकर उससे सीख सकें, उस प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें और अगर उस सिमिलर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। जैसे हम आपको गूगल सर्च इंजन के नए नए अनाउंसमेंट्स के बारे में नोटिफाई करते रहते हैं, वैसे ही आज के वीडियो के स्पॉन्सर नोटेक्स आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को आपके अनाउंसमेंट्स, ऑफर्स और डील्स के बारे में नोटिफाई कर सकते हैं। नोटेक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटेक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो आज का पहला सवाल है हर्ष लाहरे जी का। हर्ष जी का सवाल है कि उनकी 2 वेबसाइट हैं और उनकी पहली वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है, पोस्ट इंडेक्स हो चुकी है ना। उनका क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं उस ऑलरेडी इंडेक्स पेज के कंटेंट को पिक करके दूसरी वेबसाइट पर पोस्ट कर दूं तो क्या उसमें भी ट्रैफिक आने लगेगा, क्या वो इंडेक्स हो जाएगी? अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप एक इंडेक्स हो चुके ऑलरेडी, जो पेज इंडेक्स हो चुका है उसके कंटेंट को उठाकर और दूसरी किसी वेबसाइट पर पेस्ट कर रहे हैं और पहली वेबसाइट के सारे कैश वगैरह को, जो उसका इंडेक्सिंग स्टेटस है, उसको पूरा ख़त्म करके और उसके कैश को हटाकर आप किसी तरीके से दूसरी वेबसाइट पर पोस्ट कर रहे हैं, तो येस, बिकॉज वो कंटेंट ऑलरेडी इंडेक्स वर्दी था, वो दूसरी वेबसाइट पर भी जाकर अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, उस पर ट्रैफिक भी आएगा और वो इंडेक्स भी हो जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो पहली ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पर ये पोस्ट आप पहले से पब्लिश कर चुके थे, उसकी सारी बैकलिंक्स वगैरह को आप रीडायरेक्ट करें, बिकॉज आपकी दोनों वेबसाइट्स हैं। और उसके अलावा उस वेबसाइट का कैश वगैरह आपने सब कुछ क्लियर कर लिया हो, वो कहीं से भी लिंक्ड ना हो, बिकॉज अदरवाइज इट विल क्रिएट डुप्लीकेट कंटेंट इशू फॉर यू। मे बी गूगल विल कीप प्रेफरिंग दैट ओल्ड URL एंड इंस्टेड ऑफ योर न्यू URL। तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा श्योर शॉट नहीं, बट टेक्निकली येस, अगर कोई एक कंटेंट किसी एक वेबसाइट पर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था और आप उस वेबसाइट से उस कंटेंट को कंप्लीटली हटा देते हैं, नई वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो सही परफॉर्म ही करेगा। अगला सवाल है नजमुल का। नजमुल का क्वेश्चन है DA और PA से रिलेटेड। इनके हिसाब से इन्होंने एक वेबसाइट को बहुत दिनों से सर्च इंजन्स के लिए ब्लॉक कर रखा था, डिंडेक्स कर रखा था, और अभी इन्होंने हाल ही में अपनी वेबसाइट से ये सारे बंधन जो है वो हटाए और इनकी वेबसाइट का जो DA और PA है तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो ये अमेज्ड हैं कि आखिर इतनी तेज़ी से DA और PA कैसे इंक्रीज़ हो सकता है। वेल, एज आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स कि DA और PA ये मॉज के मीट्रिक्स हैं, ये कोई ऐसा मीट्रिक नहीं है जो गूगल किसी वेबसाइट को ये स्कोर बहुत धीमे धीमे प्रोवाइड करता है, यू अर्न दिस। नो, एक्चुअली में मॉज सिर्फ किसी भी एक वेबसाइट को विजिट करता है और उसकी बैकलिंक्स और दूसरे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स को वो कंसीडर करते हैं, उन फैक्टर्स के बेस पर इस स्कोर को इमीडिएटली दे सकता है। सो जब तक आपकी वेबसाइट ब्लॉक थी सारी सर्च इंजन्स के लिए, मॉज के लिए जब तक वो इनविजिबल थी, तब तक आपकी वेबसाइट का जो भी DA या PA स्कोर है वो 0 था। और जैसे ही आपने उस रेस्ट्रिक्शन को हटाया और मॉज की जो क्रॉलर बॉट हैं वो आपकी वेबसाइट तक पहुंचे, उन्होंने उस तुरंत ही एक नंबर उसे असाइन कर दिया। सो देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट, इट्स अ प्रिटी स्टैंडर्ड प्रोसेस। जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंचे थे तब तक उन्होंने कोई स्कोर नहीं दिया था, तो जैसे ही पहुंचे तुरंत ही आ गया। सो DA कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे आपकी वेबसाइट बहुत कड़ी मेहनत के बाद क्वालिटी के बेस पर अर्न करती है। इट्स अ वेरी प्रिटी स्टैंडर्ड मीट्रिक जो आपको मिलता है। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट पर से रेस्ट्रिक्शन हटी, आपकी वेबसाइट वापस DA और PA नंबर को शो करने लगी। इट्स प्रिटी स्टैंडर्ड, नथिंग टू वंडर अबाउट। अगला क्वेश्चन है प्रिया कुमारी जी का। प्रिया कुमारी जी का क्वेश्चन है ब्रेड क्रम टाइप के स्कीमा डाटा के बारे में। इनकी वेबसाइट पर जो ब्रेड क्रम टाइप का स्कीमा डाटा ऐड किया हुआ है इन्होंने, वो उसे वैलिडेट नहीं करा पा रही हैं।
वेल नाउ बिकॉज प्रिया आपने अपने स्कीमा डाटा का कोई भी एग्जांपल नहीं दिया है और ना ही अपने यूआरएल को भेजा है स्क्रीनशॉट में, सो इसलिए आई कांट एक्चुअली सी द डाटा। सो मैं ब्रेड क्रम टाइप के स्कीमा डाटा के बारे में जनरली कुछ बातें बताता हूँ जो आई होप आपको भी हेल्प करेंगी और बाकी दूसरे लोग जो ब्रेड क्रम टाइप के स्कीमा डाटा में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। ब्रेड क्रम टाइप का स्कीमा डाटा बहुत ही नेसेसरी होता है, बट एक्चुअली में इसके कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ खास रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ब्रेड क्रम टाइप का स्कीमा डाटा आप होम पेज पर नहीं लगाते हैं, होम पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस में इसे लगाया जा सकता है। नंबर 2, कई बार जो लोग ब्रेड क्रम को इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें जो ब्रेड क्रम का स्टाइल होता है वो फ्रॉम होम टू द लास्ट पेज होता है, बट आपको ब्रेड क्रम में कभी भी होम पेज को ऐड नहीं करना चाहिए बिकॉज आप होम पेज पर ब्रेड क्रम को ऐड भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपका जो ब्रेड क्रम की स्टार्टिंग है वो होती है होम पेज के बाद जो भी आपका सीरीज़ में जो भी पेज आता है, जो भी कैटेगरी पेज आता है, जो भी टैग पेज आता है, जो भी जहाँ से भी यूज़र की जर्नी शुरू हो सकती है उस पर्टिकुलर लास्ट पेज तक पहुँचने में जो भी मैप वो फॉलो कर सकता है उस पेज को ऐड करते हैं, बट हम होम पेज को ऐड नहीं करते हैं। उसके अलावा जिस भी पेज पर आप ब्रेड क्रम टाइप के स्कीमा डाटा को ऐड कर रहे हैं उस पेज तक पहुंचने के जितने भी अलग अलग राउट हो सकते हैं उन सभी राउट्स को हम उस पेज के स्कीमा डाटा में ऐड ज़रूर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक शूज़ की वेबसाइट है, अगर आप बच्चों के किसी खास टाइप के शूज़ को बेच रहे हैं और उसके प्रोडक्ट पेज पर आपको स्कीमा डाटा लगाना है तो आप सारी कैटेगरीज़ को दिखाते हुए अपनी जो जर्नी है ब्रेड क्रम डेटा की उसे दिखाएंगे, और अगर उस पर्टिकुलर पेज तक पहुंचने के 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं तो आप उन दोनों कैटेगरीज के डाटा को भी शो करेंगे। इसके अलावा ब्रेड क्रम टाइप का डाटा आइडियली कैसा दिखाई देना चाहिए उसका एग्जांपल अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम आइटम लिस्ट को शो करते हैं। आइटम लिस्ट का स्टेप होता है किस स्टेप पर आ रहा है पर्टिकुलरली कोई एक आइटम लिस्ट और उसका नाम क्या है और उस पेज का यूआरएल क्या है। ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली प्रोवाइड करनी होती हैं और इसी के बेस पे आपका स्कीमा डाटा बनता चला जाता है। तो ये सैम्पल डाटा को आप देख सकते हैं। ये सैम्पल डाटा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं कस्टमाइज करके ऑब्वियसली, बट जस्ट मेक श्योर कि आप रेज रिजल्ट टेस्टिंग टूल पर जाकर इस स्कीमा डाटा को टेस्ट करें और जब आप एक बार वैलिडेट कर लें उसके बाद ही अपनी पेज पर इसे पेस्ट करें, इंप्लीमेंट करें। अगला क्वेश्चन है शैलेश जी का। शैलेश जी का क्वेश्चन है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं और उनके रीजनल लैंग्वेज में अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, बट वो कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें एक जनरल पर्पस ब्लॉग चालू करना चाहिए या स्पेसिफिक निश के ऊपर। वेल शैलेश एंड बाकी सारे लोग जो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, आप सभी को हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में पढ़ना चाहिए। हमने एक वीडियो भी किया था इस अपडेट के बारे में। इट्स अ प्रिटी बिग अपडेट जो कि गूगल के सिस्टम्स का पार्ट हो जाएगी जल्दी ही पांडा अपडेट की तरह, और ये कंटिन्यूसली चलेगी। तो इस अपडेट के हिसाब से और गूगल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के जितने भी क्वेश्चंस के वो आंसर करते रहते हैं उसके बेस पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आप एक स्पेसिफिक निश के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जनरल पर्पस ब्लॉगिंग कभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है बिकॉज उसका मतलब है कि आप हर एक क्वेश्चन को सिर्फ ट्रैफिक गेन करने के लिए कवर कर रहे हैं, हर तरह के आइटम्स पर लिख रहे हैं, बट आपको या फिर उस पर्टिकुलर पोस्ट के राइटर को उस फील्ड के बारे में, उस एरिया के बारे में स्पेसिफिक एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। एंड गूगल लगातार चाहता है कि जो भी ब्लॉगिंग है या जो भी पोस्ट आप पब्लिश कर रहे हैं, जो भी आप पेज कंटेंट बेसिकली पब्लिश कर रहे हैं, उसके बारे में राइटर को स्पेसिफिक एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। गूगल इसी टाइप के कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाला है। सो देयर आर हायर चांसेस कि आप निश ब्लॉग कोई स्टार्ट करें और उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। जनरल पर्पस ब्लॉग्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, गूगल उस पर उतना कॉन्फिडेंस शो नहीं करता है और उसके रैंक होने के चांसेस कम होते हैं। अगला सवाल है प्रशांत कुमार का। प्रशांत जी का क्वेश्चन है कि इनकी वेबसाइट गूगल कैश में सही से दिखाई नहीं दे रही है और कैसे वो इसे करेक्ट कर सकते हैं। वेल प्रशांत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो गूगल कैश इस चीज़ को सही से डिपेक्ट नहीं कर सकता कि आपकी वेबसाइट को गूगल एक्चुअली में कैसे देख रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को एक्चुअली में कैसे देख रहा है तो आपको यूआरएल इंस्पेक्शन टूल की मदद लेनी चाहिए। आप यूआरएल इंस्पेक्शन टूल पर जाकर अपनी वेबसाइट की जिस भी यूआरएल को आप चेक करना चाहते हैं उसको जाकर टेस्ट करें, और जब आप टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, तो आपको साइड में इस तरह से दिखाई देगी व्यू रेंडर्ड एचटीएमएल का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। आप इस एचटीएमएल को कॉपी करें और इसके बाद किसी दूसरे एचटीएमएल एडिटर में जाकर पेस्ट करें, इसे एज एचटीएमएल सेव करें एंड देन उस एचटीएमएल को एक्चुअली अपने ब्राउज़र पर ओपन करके देखें और फिर आपको पता लगेगा कि गूगल आपकी वेबसाइट को, गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को किस तरह से देख रहा है। आपने जो यूआरएल शेयर किया है उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी, आपका जो मेन्यू है वो डेस्कटॉप पर ऊपर से टॉप से
थोड़ा सा पैडिंग गेन कर रहा है और उस वजह से थोड़ा सा वियर्ड दिखाई दे रहा है, बट दैट्स नॉट अ रियल प्रॉब्लम, दैट कैन अपीयर थ्रू सेवरल अदर रीजंस। सो बेसिकली अगर आप इस प्रॉब्लम को एक्चुअली में टैकल करना चाहते हैं, इसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको URL इंस्पेक्शन टूल की मदद लेनी चाहिए एंड देन लेट्स सी कि आपकी वेबसाइट पर एक्चुअली में प्रॉब्लम है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम जो नहीं है उसको सॉल्व करने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं। सो URL इंस्पेक्शन टूल की मदद लीजिए, वेबसाइट को टेस्ट करिए एंड देन इसके बाद दोबारा से बताइए कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं। अगला क्वेश्चन है सीताराम मीना जी का। सीताराम मीना जी का सवाल है कि उनकी एक वेबसाइट है .in डोमेन पर और वो इस .in वेबसाइट के एक सब डोमेन को इंटरनेशनली रैंक कराना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? वेल, .in सिर्फ एक TLD नहीं है बल्कि इसे CCTLD कहा जाता है। ये कंट्री स्पेसिफिक TLD है और इस CCTLD का पर्पस होता है उसी कंट्री के अंदर के लोगों को सर्व करना। सो किसी भी CCTLD डोमेन का अपनी कंट्री से बाहर रैंक करना बहुत ही हाईली अनलाइकली होता है। टेक्निकली येस, इट्स अ टॉप लेवल डोमेन, इट्स समथिंग लाइक .com। इस .in TLD को इंडिया के बाहर का कोई भी पर्सन परचेज नहीं कर सकता है, रन नहीं कर सकता है, बट कोई भी विजिट कर सकता है। सो इसको अगर गूगल चाहे तो इसे इंडिया से बाहर रैंक कर सकता है, बट इट्स हाईली अनलाइकली अनलेस एंड अनटिल आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत यूजफुल है, उसके उस टॉपिक के ऊपर कोई और कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा है, तो गूगल किसी भी क्वेरी के लिए आपकी वेबसाइट को दिखा सकता है। बट अगर आप एक जनरल पर्पस ब्लॉग बनाना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आपका जो TLD है वो .in है, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला सवाल है मोहित जी का। मोहित एक स्केच आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अपने लिए एक वेबसाइट बनाई होगी, अपने पोर्ट्रेट्स को, अपनी आर्ट को सेल करने के लिए एक वेबसाइट बनाई होगी और वो इसका SEO कर रहे हैं। तो इन्होंने एक SEO की जर्नी के दौरान कीवर्ड रिसर्च किया और कीवर्ड रिसर्च में इन्हें पता लगा है कि स्केच आर्टिस्ट नियर मी, इस कीवर्ड के लिए पर्टिकुलरली बहुत सारी सर्चेज हैं। तो कैसे ये टारगेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को नियर मी टाइप के सर्च रिजल्ट्स के लिए? वेल, नियर मी एक ऐसा टर्म है जिसे लोकल SEOs भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। नियर मी एक ऐसा कीवर्ड सफिक्स है जिसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और वो इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ नियर देम, राइट। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने पास ढूंढना चाहते हैं तो आप नियर मी ही सर्च करेंगे। ओके, सो इसीलिए आपको जब आप सर्च वॉल्यूम देखते हैं तो आपको नियर मी सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप मैं वर्ड के लिए सर्च वॉल्यूम को देखना शुरू करें तो हर कोई अपने लिए मैं ही यूज़ करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में सारे लोग मैं का मतलब जो है वो एक ही समझ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो मेरा मतलब है मैं खुद अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अमित तिवारी, और जब आप यूज़ करते हैं तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो नियर मी ऑल्दो आपको सर्च वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपनी वेबसाइट में नियर मी बार बार ऐड करना शुरू करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को ज़्यादा ट्रैफिक देना शुरू कर देगा। नियर मी का मतलब होता है गूगल के लिए कि जब भी यूज़र की जो लोकेशन है उसके लिए सर्च रिजल्ट्स ढूंढ कर दिखाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नियर मी सर्च रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीयर हों सर्च रिजल्ट में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप एक्चुअली में इतनी सारी लोकेशंस तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी दूसरी स्टेट से आपकी पेंटिंग, आपकी आर्ट की सर्विस को लेना चाहता है, उसे परचेज़ करना चाहता है, तो क्या आप उसे एक्चुअली में डिलीवर कर सकते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो आपको अपनी वेबसाइट पर अलग अलग सिटीज़ के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली एंड जितनी भी सिटीज़ के लिए आप कंटेंट क्रिएट करेंगे उन अलग अलग पेजेस पर कंटेंट यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज वो डोरवे पेजेस की तरह काउंट होंगे और गूगल इस तरह के पेजेस को बेटर तरीके से रैंक नहीं करता है। आपकी वेबसाइट को पनिश भी कर सकता है डुप्लीकेट कंटेंट के लिए। बट एक बार आप जब इतने सारी सिटीज़ को कवर करता हुआ यूनिक कंटेंट जब आप पब्लिश कर देंगे तो बेसिकली आप हर सिटी के अंदर अपनी प्रेजेंस को बना रहे हैं और गूगल आपको सही तरह का ट्रैफिक देना शुरू करेगा, बिकॉज तब आप गूगल को अपने अलग अलग पेजेस की मदद से गूगल को बता रहे हैं कि आप हर सिटी में अवेलेबल हैं, जितनी भी सिटीज़ में आपकी वेबसाइट पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नियर मी के लिए आपको ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है अपनी वेबसाइट को, अलग अलग सिटीज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ करिए, अलग अलग पेजेस बनाइए, उन पेजेस पर अलग तरीके का कंटेंट, यूनिक कंटेंट पब्लिश करिए और इसके बाद उन पेजेस का SEO करने पर फोकस करिए। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रोहित की तरफ से। रोहित अपनी वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट कर रहे हैं और वो इस चीज़ पर कंफ्यूज हैं कि आखिर वो किस टूल के रिजल्ट को सही माने। क्या वो पेज स्पीड इनसाइट पर भरोसा करें या GT मैट्रिक्स पर या पेंगडम पर, या किस वेबसाइट के टेस्ट रिजल्ट्स को सही माने? वेल, एक्चुअली में जो इकलौता टूल आपको देखना है वो है पेज स्पीड इनसाइट, बट पेज स्पीड इनसाइट में आपको क्रक्स डाटा देखना है जो यूज़र रिपोर्ट है।
जो फील्ड डाटा है उस पर आपको फोकस करना है। लैब डाटा हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के जरिए आपकी वेबसाइट को टेस्ट करके जनरेट किया जाता है, जो आपको एक ओवरऑल हिंट तो देता है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस का, बट आपकी वेबसाइट की जो रियल वर्ड स्पीड है वो हमेशा फील्ड रिपोर्ट में, फील्ड डाटा में दिखाई देती है। आपकी वेबसाइट की इसमें कोई गलती नहीं है। बेसिकली आपकी वेबसाइट के जो यूज़र होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। कुछ लोग हो सकता है बहुत स्लो नेटवर्क को यूज़ कर रहे हों, उनके पास 3G नेटवर्क ही सिर्फ आ रहा है, 4G भी नहीं आ रहा है, और कुछ लोग हो सकता है ब्रॉडबैंड को यूज़ कर रहे हों। गूगल जब फील्ड डाटा क्रिएट करता है तो आपकी वेबसाइट को यूज़ करने वाले जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूज़र्स हैं उनके एक्सपीरियंस को, उनका जो उनको जो आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है उसको एज गाइड लेता है, एंड देन इसके बाद लैब डाटा जनरेट करता है और उसके बाद फील्ड डाटा जनरेट करता है। तो अगर आप अपने फील्ड डाटा को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स में जाकर देखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट को यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह की डिवाइस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स इस बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है और आपको उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। आपको देखना है कि किस तरह के नेटवर्क और किस तरह की डिवाइस को यूज़ करके आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा लोग ब्राउज़ करते हैं, और इसके बाद उन डिवाइसेस और उन नेटवर्क्स के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। ये थोड़ा सा लंबा टीडियस प्रोसेस है, बट अगर आप सही स्कोर को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट को यूज़ करने वाले जितने भी यूज़र्स हैं उनमें जो सबसे लो एंड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस के लिए आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट को सबसे स्लो डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जो इतने भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनमें से जो सबसे स्लो डिवाइस को यूज़ कर रहा है, अगर आप उसके लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, उस डिवाइस के लिए, उस सबसे सस्ते फ़ोन के लिए अपनी वेबसाइट को फास्ट कर लेते हैं, तो जो आपकी वेबसाइट पर आने वाले आईफोन यूज़र्स हैं उनके लिए तो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी फास्ट ही रहेगी। ओके, तो आपको टारगेट करना है कि आपकी वेबसाइट को यूज़ करने वाले जो सबसे पुअर डिवाइस है, जो सबसे सस्ता डिवाइस है, वो कौन सी है उसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, एंड देन आपकी वेबसाइट का जो फील्ड स्कोर है, जो फील्ड डाटा है, वो सही हो जाएगा और आपको इधर उधर के टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेज स्पीड इनसाइट आपके लिए बहुत है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही सवाल थे। अगले वीडियो में और भी ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे और तब तक आप भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं amittiwari.net/SEO-garage URL पर जाकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।